Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के MCQ की सीरीज़ का ये 11th यूनिट है जिसमें हम ऑसिलेशंस के MCQ करेंगे। और अगर आपने इससे पहले प्रीवियस यूनिट्स के MCQs नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 11 ऑसिलेशंस के MCQ, उनका सॉल्यूशन और उनके आंसर। MCQ नंबर 1, two simple pendulum A and B with same length and equal amplitude of vibration, but the mass of A is twice the mass of B. Their periods are TA and TB and energies are EA and EB respectively. Choose the correct statement. इस MCQ में दो पेंडुलम दिए हुए हैं। पेंडुलम A और B की जो लेंथ है और जो एम्पलीट्यूड है वो तो सेम है, तो हमें बताना है कि उनके टाइम पीरियड और उनके एनर्जीज में क्या रिलेशंस हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है वो है T = 2π√L/g। अब यहाँ चूँकि दोनों पेंडुलम की जो लेंथ है वो तो सेम है, सेम लेंथ गिवन है, तो इसका मतलब है कि लेंथ सेम होगी तो फिर टाइम पीरियड भी दोनों का सेम होगा, जबकि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ दो ऑप्शन है जिसमें टाइम पीरियड इक्वल है। एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है TA = TB और एक ऑप्शन डी में दिया हुआ है TA = TB। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सही हो सकता है, वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो आइए एनर्जी के फार्मूले को भी देख लेते हैं। एनर्जी का फार्मूला है 12 m² × x, जहाँ पर m मास है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और x इसका डिस्प्लेसमेंट है, या इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अब चूंकि दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है और दोनों का टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो एनर्जी सिर्फ मास पर डिपेंड कर रही होगी। अब चूंकि यहाँ लिखा है कि मास ऑफ ए इज ट्वाइस, मास ए का ट्वाइस है, तो मास अगर ट्वाइस होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो पेंडुलम ए है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो दोनों का टाइम पीरियड बराबर है और पेंडुलम ए की एनर्जी बी से ज़्यादा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, A, its length should be doubled, B, its length should be quartupled, C, the mass should be doubled, D, the mass should be quartupled. टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√L/g है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो ऑप्शन सी और डी तो सही हो ही नहीं सकते हैं। अब ऑप्शन ए और बी में से कोई एक सही है। तो लेंथ की वैल्यू को हम यहाँ अंडर रूट में कितना रखें कि टाइम पीरियड डबल हो जाए, तो ऐसा नंबर जिसका अंडर 2 होता है वो है 4, यानी लेंथ को अगर मैं 4 रख दूं तो मुझे नया टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो 4 का अंडर रूट होता है 2, जो हमने बाहर निकाल लिया, और 2π√L/g T के बराबर होता है, उसको T के बराबर रख दिया तो टाइम पीरियड हो जाएगा डबल। इसका मतलब है कि लेंथ को अगर 4L कर दिया जाए तो फिर टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया इट्स लेंथ शुड बी क्वार्टरप्ड, यानी 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर बी हो गया, यानी लेंथ 4 टाइम होगी तो उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी इनिशियल वैल्यू से। MCQ नंबर 3, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, इट्स मैक्सिमम स्पीड इज। यह एम्पलीट्यूड को x0 के बजाय A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि टाइम पीरियड T है। तो चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 4A/T, 2A/T या 4πA/T, या फिर ऑप्शन डी है 2πA/T। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है x0 ओमेगा यानी r ओमेगा। अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वो होती है 2π/T, जबकि x0 को यहाँ a कहा गया है, एम्पलीट्यूड a से रिप्रेजेंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर मैक्सिमम वेलोसिटी का हो जाएगा 2πA/T, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 4, a spring attached by a load of weight W is vibrate with a period T. If the spring is divided into 4 equal parts and the same load is suspended from one of these parts, the new time period is। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए में T/4, ऑप्शन बी T यानी सेम रहेगा, ऑप्शन सी T/2 यानी हाफ हो जाएगा, और ऑप्शन डी 4 टाइम ऑफ द टाइम पीरियड यानी 40। तो सबसे पहले हम एक स्प्रिंग को यहाँ लेते हैं जिसका कांस्टेंट है K,
अगर इसके हम 4 पार्ट कर दें तो एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 4k होगा, और अगर यही सेम वेट इसके साथ हैंग कर दिया जाए, अब जो टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला है वो है 2π√m/k। अब इसमें 4k की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, और नया टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा t डैश। 4 का √2 होता है, तो ये 2 हमने अंडर रूट से बाहर निकाले, यानी 4 को 2 बनाकर अंडर रूट से बाहर निकाल लिया। अब 2π√m/k t बन गया, तो जो नया टाइम पीरियड है वो प्रीवियस का हाफ होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया C, यानी t/2। MCQ नंबर 5, the total energy of a particle executing simple harmonic motion is proportional to option A frequency of oscillation, option B maximum velocity of motion, option C amplitude of motion, और option D है square of amplitude of the motion। टोटल एनर्जी का मास स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है हाफ के x नॉट स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी स्प्रिंग कांस्टेंट k और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो आप देखें ऑप्शन डी में लिखा है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ऑप्शन सी सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन डी में स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। MCQ नंबर 6, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। ए ऑप्शन इंक्रीज, बी में डिक्रीज दिया है, सी में रिमेन सेम है, और डी है इंक्रीज इफ द चाइल्ड इज लॉन्ग एंड डिक्रीज इफ द चाइल्ड इज शॉर्ट। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि बच्चा जो है झूले पे झूल रहा है, तो जब वो बैठा हुआ था सिटिंग पोजीशन पे था, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर हैंगिंग पोजीशन तक जो लेंथ है वो थी L, और जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया तो अब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गई, जिसकी वजह से इसका हैंगिंग पोजीशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लेंथ है वो कम हो गई। यानी सिटिंग पोजीशन से जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पर आया तो उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2π√L/g, यानी लेंथ और टाइम पीरियड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो लेंथ कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया डिक्रीज। जैसे ही ये चाइल्ड इस झूले के ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो चूंकि लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाती है, तो लिहाजा लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। MCQ नंबर 7, इफ अ बॉडी ऑसिलेट्स एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ड्राइविंग फोर्स देन द ऑसिलेशन आर कॉल्ड। 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक होती है किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक होती है उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी। चूँकि यहाँ ड्राइविंग फोर्स से उस बॉडी को ऑसिलेट करवाया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्स ऑसिलेशन। MCQ नंबर 8, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n इज फोर्स्ड टू ऑसिलेट विद अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा d, द रेजोनेंस अकर्ड। या तो दोनों फ्रीक्वेंसियाँ बराबर होंगी, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगी, या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जबकि हमें रेजोनेंस की डेफिनेशन में क्लियरली मालूम है कि रेजोनेंस उसी वक्त होता है जब किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो करेक्ट आंसर हो गया C, ओमेगा n = ओमेगा w। MCQ नंबर 9, इन व्हीकल्स शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूसेस द जर्क। ये MCQ ऐसा है जिसमें ऑप्शन के अंदर ही MCQ भी लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट करने की वैसे ज़रूरत है। हम इसी फॉर्म में, जैसे कि बुक में दिया हुआ MCQ, इसी फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो इसी को हम अगर देखें तो शॉक एब्जॉर्बर क्या कर सकता है, तो ए ऑप्शन में दिया है कि शॉक एब्जॉर्बर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। बिल्कुल सही है, शॉक एब्जॉर्बर उसी वक्त होगा जब उसमें ऑसिलेशन डैम्प होगी, और डैम्पिंग इफेक्ट इज़ ड्यू टू द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। तो डैम्पिंग होता ही लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से है। और यहाँ इस ऑप्शन में आप देखें सी में कि वही क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है उसको रिपीट कर दिया कि शॉक एब्जॉर्बर्स इन व्हीकल्स रिड्यूसेस द जर्क। अब यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 10, अ हैवी डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन ए एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऑप्शन बी एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ऑप्शन सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ऑप्शन डी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब हम बात करते हैं डैम्पिंग की, तो हमेशा इसका ग्राफ बनता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दरमियान।
तो ये 3 तरह के ग्राफ दिए हुए हैं और ये तीनों के तीनों बनाए गए हैं ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में। तो यहाँ चूँकि हैवी डैम का जिक्र है और फ्लैट कर्व है तो हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, और ये कर्व भी हमें किस ग्राफ से हासिल होगा, और वो ग्राफ होगा ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दरमियान बनने वाला ग्राफ। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, एन एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी ग्राफ, या यहाँ फ्रिक्वेंसी को हम ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूनिट नंबर 11 के MCQ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।